children, today we will discuss about dot product या इसे हम बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर A है एंड अ वेक्टर B। हमसे बोला गया कि we have to find the dot product of these two vectors, वेक्टर A and वेक्टर B. So the dot product is defined as, मैं लिख देता हूं, it is मतलब the dot product of two vectors, कोई भी two vectors हो सकते हैं। हमने यहाँ दो vectors लिया है, वेक्टर A and वेक्टर B. It is defined as, ये जो हमारा वेक्टर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम ऐसा डिफाइन करते हैं a b cos थीटा। इट इज वेरी क्लियर टू यू कि ये वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में जो डॉट दिख रहा है तुम्हें, इसीलिए हमने इसे नाम दिया है डॉट प्रोडक्ट। क्या ऐसा बोल सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, इट इज इक्वल्स टू a b cos थीटा, जहां पे ये A और B क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये A वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और B इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। और ये थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है ये थीटा। मान लो ये हमारा वेक्टर A एंड दिस इज आवर वेक्टर B, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स वेक्टर A एंड वेक्टर B इज डिफाइंड एज AB cos थीटा। एंड इसे हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, ये आएगा हमारे दिमाग में, सर डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है इन दो वेक्टर्स का, इसका जो रिजल्ट आ रहा है ये AB cos थीटा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी है ये, इसीलिए हम इसे A डॉट B, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा है इसे हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। बिकॉज ये जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है दैट इज AB cos थीटा, इट इज इटसेल्फ अ स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर नहीं है। दो वेक्टर्स का, दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करते हैं तो द रिजल्ट विल बी अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स इट। मैं लिख देता हूं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज या टू वेक्टर्स is a scalar, is a scalar मतलब is a scalar quantity, is a scalar physical quantity, that's it। खैर ये तो हमने सिंपल इसके बारे में समझा कि ये इसका डॉट प्रोडक्ट होता क्या है दो वेक्टर्स का। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर A और वेक्टर B, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेक्टर B और वेक्टर A परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल ये जो थीटा है ये क्या बन रहा है 90। तब अगर हम ये इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो डॉट प्रोडक्ट क्या है देखो, तो A इसका मैग्नीट्यूड और B इस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, cos थीटा की जगह क्या रखेंगे cos 90, मतलब ये क्या है cos 90 इज 0। तो अगर कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, दैट्स इट। अब मान लो हमने ये सब पहले भी डिस्कस किया है कि अगर कोई वेक्टर है तो उसको हम रिजॉल्व कैसे करते हैं। रिजॉल्व करने का मतलब उसके कंपोनेंट्स पे, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट के अलोंग, मतलब x कंपोनेंट में, y कंपोनेंट में और z कंपोनेंट में ब्रेक करने के बाद, रिजॉल्व करने के बाद हम उसे कैसा लिखते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम दो वेक्टर्स ले रहे हैं, किस फॉर्म में इसका यूज आएगा हमारे पास, बट ये डिस्कस करने के पहले हम दो लॉज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दो लॉज, कौन कौन से लॉज? ये जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है, इट फॉलोज द कॉम्यूटेटिव लॉ, लिख देता हूं मैं यहां, इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तुमने ये सब पहले भी पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में कि कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, इट फॉलोज द कॉम्यूटेटिव लॉ। मतलब हम A वेक्टर A डॉट वेक्टर B लिखें या B वेक्टर डॉट A वेक्टर लिखें, दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल होता है। ओके, दूसरा
इट फॉलोज, ये डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं लॉ क्योंकि इसके बाद अभी जस्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब दो वेक्टर्स का अगर हमारे पास कंपोनेंट की टर्म्स में दो वेक्टर्स गिवन है, ax i कैप, ay j कैप और az k कैप के टर्म्स में गिवन है, तब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तब हम डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है समझते हैं। मान लो हमारे पास ये वेक्टर a है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b प्लस वेक्टर c लिखा। डिस्ट्रीब्यूटिव एज द टर्म साउंड्स, हम ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो इन जनरल अभी तक तुम अलजेब्रा में करते आए हो, तुम क्या करते हो, ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस का साइन दिया, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करते हो। तो अभी तक जब तक हम डॉट प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं तब तक ये रूल फॉलो होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होगा। देखते हैं, तो हमने क्या किया, इसको वेक्टर a डॉट वेक्टर b मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट निकाला। अब दोबारा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर c से, तो a वेक्टर डॉट c वेक्टर, ये हम ऐसा ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हमने इसलिए डिस्कस कर लिया, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए देखते हैं। इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। अब मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इसको मैं यहीं पे रहने देता हूं, बाद में रब करूंगा इसे। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और ये दो वेक्टर्स वेक्टर a और वेक्टर b मान लेते हैं। ये दोनों वेक्टर्स का हमारे पास x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट और z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट गिवन है। मतलब ये जो वेक्टर हम अभी लिखने वाले हैं ये रिजॉल्व वेक्टर है, ये ऑलरेडी इसके कंपोनेंट्स में हमने ब्रेक कर लिया है। अगर ये क्वेश्चन में गिवन रहे कि रिजॉल्व वेक्टर है, मतलब उसके कंपोनेंट्स x, y और z एक्सिस के अलोंग गिवन है, तो हम कैसा लिखते थे इसे, ये सब हमें पता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ax कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग x एक्सिस, आई देख के पता चल गया होगा कि x एक्सिस के अलोंग है, प्लस ay j वेक्टर प्लस az k वेक्टर। तो यहां i j और k वेक्टर ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 1 1। ये सिर्फ हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि जो ax है ये कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर है, वेक्टर a अलोंग x एक्सिस, ये अलोंग y एक्सिस और ये अलोंग z एक्सिस, ये तुम्हें पता है। अब इसको भी वैसा ही लिख लेते हैं, bx by j कैप प्लस bz k कैप। ओके, तो हमने ये तो लिख लिया इसको, इन दो वेक्टर्स को इसके कंपोनेंट्स के टर्म में। अब हमें बोला जाएगा कि इसको मल्टीप्लाई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी हम ये डिड्यूस करने वाले हैं कि ये दो प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें अगर फाइंड करने बोला गया तो हमें इतना कुछ जो अभी हम करने वाले हैं सब कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी लास्टली जो हम एक्सप्रेशन यहाँ डिराइव करने वाले हैं उससे डायरेक्टली तुम अपना वैल्यू फाइंड कर सकते हो दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का। तो देखते हैं, हमसे क्या बोला गया कि आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो इन दोनों का, वेक्टर a डॉट वेक्टर b फाइंड करना है। तो पहले दोनों का वैल्यू रख लो, क्या क्या वैल्यू है, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब b, वेक्टर b का वैल्यू रखो, रखते हैं, क्या होगा, bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, bz k कैप। अब तुम्हें अभी बताया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन दिया, फिर सी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। यहां भी हम वही करने वाले हैं। देखो तो पहले इस वाले वेक्टर को axi वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे bxi वेक्टर से, तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ax bx हो गया, और ये वेक्टर्स ये दोनों भी तो मल्टीप्लाई होंगे, वेक्टर i डॉट वेक्टर i। ये ध्यान रखना बच्चों, डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, जो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये हम कब फाइंड करते हैं, ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के लिए हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। यहां ax और bx तो सिंपल क्या है, मैग्नीट्यूड है, जैसे मान लो ये 2 होता और ये 3 होता, तो डायरेक्टली 2 into 3 क्या हो गया, यहां हम 6 लिख देते हैं, और बचा ये वेक्टर्स, वेक्टर i यहां पे भी, वेक्टर i यहां पे भी, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो वेक्टर i डॉट प्रोडक्ट वेक्टर i,
सिंपल। प्लस अब ऐसे ही इसको फिर अब इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या है, ax और by तो सिंपल मैग्नीट्यूड है, तो इसको तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं ax by, और वेक्टर i और वेक्टर j का हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा। प्लस अब क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ax वेक्टर i, ax और bz डायरेक्टली हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, इसको लिख लिया। अब यहां क्या बचा, वेक्टर i डॉट प्रोडक्ट वेक्टर k, दैट्स इट। ये तो हो गया पहले वाले टर्म का काम। ये पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें पूरा करके दिखा रहा हूं। जब डिड्यूस कर लेंगे हम, लास्टली जो आएगा वैल्यू उसको यूज करके तुम डायरेक्टली इसका फॉर्म वैल्यू निकाल सकते हो। देखते हैं, अब इसका काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्या होगा, ay bx j वेक्टर और i वेक्टर, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई किया इससे, क्या हुआ, ay by j वेक्टर डॉट प्रोडक्ट j वेक्टर, ओके। प्लस अब इसको इससे किया ay j कैप, पहले इसका मैग्नीट्यूड लिख लो, ay bz j वेक्टर डॉट प्रोडक्ट k वेक्टर। अब लास्टली ये टर्म बचा, तो इसको भी वही करो, az bx i, ये k इसका वेक्टर k डॉट प्रोडक्ट वेक्टर i, प्लस इसको अब इससे करो, az by वेक्टर k डॉट प्रोडक्ट वेक्टर j, प्लस az bz वेक्टर k डॉट प्रोडक्ट वेक्टर k। अभी देखो बच्चों, इतना लिखने में ऑब्वियसली आई नो दैट तुम्हें देख के लगा अक्सर कितना लिखते जा रहे हैं। ये वीडियो आगे करके फॉरवर्ड करके मत देखना, नहीं तो फिर मेरा यहाँ लिखना इतना कुछ और इतना बोलना ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तुम्हें एक एक चीज इसलिए देखना है ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि आखिर इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है। थोड़ा लंबा है ये, लिखने में थोड़ा लंबा लग रहा है, बट समझना जरूरी है। अब देखो, ये जो हमें बार बार ये वेक्टर i डॉट वेक्टर i डॉट वेक्टर j, i डॉट वेक्टर k ये सब दिख रहा है, इन सब का वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक स्टेप में यहां लिख दे रहा हूं, वेक्टर i डॉट वेक्टर i, ये अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो जरा देखो, तो वेक्टर i डॉट वेक्टर i क्या होगा, अभी तुम्हारे लिए यहां पे फॉर्मूला लिखा था, वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होता है, ab cos थीटा, जहां पे a और b क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो हमें यहां दिख रहा है कि ये वेक्टर i कैप और i कैप ये तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, i वेक्टर x एक्सिस के लॉन्ग, और ये भी तो i वेक्टर है, ये भी x एक्सिस के लॉन्ग, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 into 1 into cos 0 is also 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वेक्टर i डॉट वेक्टर i क्या आ गया, 1 आ गया। एंड इट इज वेरी क्लियर टू यू कि 1 क्या है, 1 तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी हुआ। यहां से भी तुम्हें एक प्रूफ मिल गया कि ये डॉट प्रोडक्ट जो हम फाइंड कर रहे हैं दो वेक्टर्स का, दो वेक्टर वेक्टर i, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया उसका वैल्यू क्या है, 1, ऑब्वियसली इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, वैसे ही सिमिलरली क्या हो जाएगा, j वेक्टर डॉट प्रोडक्ट j वेक्टर, इसका वैल्यू 1, k वेक्टर डॉट k वेक्टर, इसका वैल्यू 1। अब बात बचा इसका i वेक्टर डॉट j वेक्टर, या i वेक्टर डॉट k वेक्टर, या j वेक्टर डॉट i वेक्टर, इन सब के लिए क्या होगा, एक काम वैसे ही करके देख लेते हैं। मान लो हम इसका फाइंड कर रहे हैं, i वेक्टर डॉट j वेक्टर हम फाइंड करना चाहते हैं, तो दोनों का तो मैग्नीट्यूड 1 1 है, यूनिट वेक्टर इसलिए, तो 1 into 1, और दोनों के बीच का एंगल i वेक्टर मतलब अलोंग x एक्सिस, j वेक्टर मतलब अलोंग y एक्सिस, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो cos थीटा cos 90 क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है, cos 90 0, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया, 0। वैसे ही ये i वेक्टर डॉट k वेक्टर भी क्या हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 0, क्योंकि i और z ये k वेक्टर किधर लेते हैं, अलोंग z एक्सिस, तो x एक्सिस और z एक्सिस ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच का भी एंगल क्या होगा, 0, 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होगा, 0। वैसे ही j वेक्टर डॉट i वेक्टर, ये भी क्या हो जाएगा,
सब वैसे ही जीरो हो जाएगा क्योंकि सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीनों के बीच का एंगल 90 90 90। ओके, वैसे ही जे वेक्टर डॉट के वेक्टर, ये भी क्या हो जाएगा जीरो। वैसे ही के वेक्टर डॉट आई वेक्टर, ये भी क्या हो जाएगा जीरो। और क्या बचा, के वेक्टर डॉट जे वेक्टर, ये भी क्या हो जाएगा जीरो। दैट्स इट। मतलब इन सब का वैल्यू हमें पता चल गया, हम वैल्यू पुट कर लेंगे। आप जरा देखो तो इसका वैल्यू क्या है 1, तो यहां 1 पुट कर लिया, तो ax bx into 1 क्या आ गया ax bx प्लस, ये पार्ट तो हमने देख लिया कि i वेक्टर डॉट j वेक्टर तो जीरो हो जाएगा सर, तो जीरो हो गया, तो जीरो इंटू ये जीरो, इसको छोड़ देते हैं। फिर वैसे ही i वेक्टर डॉट k वेक्टर, ये भी जीरो, मतलब ये भी पार्ट हमारा जीरो। फिर ये j वेक्टर डॉट i वेक्टर, ये भी जीरो, मतलब ये पार्ट भी जीरो। j वेक्टर डॉट j वेक्टर, ये तो सर 1 होता है, तो ay by into 1 कितना हो गया ay by प्लस, वैसे ही ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बचा क्या फिर ये k वेक्टर डॉट k वेक्टर, मतलब ये 1 हो गया, तो az bz into 1 क्या हो गया az bz। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा वैल्यू आ गया, ये हमने किसका वैल्यू फाइंड किया है, वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b। तो इससे हमें ये पता चल गया कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स गिवन हैं जो कि रिजॉल्व वेक्टर्स हैं, मतलब इन दो वेक्टर्स को कंपोनेंट्स के टर्म में, कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस के टर्म्स में भी अगर कोई वेक्टर गिवन है, दो वेक्टर, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसानी से। अब तुम्हें ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, अगर प्रूव करना हुआ स्कूल के एग्जाम्स में, बोर्ड्स के एग्जाम्स में कहीं पे, तब तुम ये कर सकते हो, नहीं तो न्यूमेरिकल में डायरेक्टली तुम क्या यूज करोगे, ये वाला एक्सप्रेशन ax bx plus ay by plus az bz। सो नाउ वी गेट टू नो कि ये जो डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है, किसी भी दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आता है, वो क्या होता है, इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। दैट्स इट। अब इससे रिलेटेड एक बहुत आसान सा एग्जांपल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा रिपीटेड है, ये तुम्हारे बहुत सारे बुक्स में भी मिलेगा और स्कूल के एग्जाम्स में, बोर्ड्स के एग्जाम्स में भी इसे पूछा जा सकता है। देखते हैं, बहुत आसान सा, a वेक्टर और b वेक्टर, हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हैं जिनका किसके टर्म्स में गिवन है, कंपोनेंट्स के टर्म में। अब ये तुम्हें देख के पता चल रहा है, i के साथ है मतलब x कंपोनेंट, j के साथ है मतलब y कंपोनेंट, k के साथ है मतलब z एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो। तो हमने अभी अभी सीखा है कि वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b हम कैसे फाइंड करते हैं, उतना कुछ आप डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं क्योंकि तुम सीख गए। अब ये डायरेक्टली हम क्या कैसे फाइंड कर सकते हैं, ax bx plus ay by plus az bz। अगर ये सारा वैल्यू हमें पता है तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। अब हमें दिख रहा है कि सर ax मतलब द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर a अलोंग x एक्सिस, ये तो 2 है सर, यहां मैं एक बार लिख देता हूं, ax क्या है 2, ay क्या है 3 और az क्या है 4। ये सब तुम खुद कर सकते हो, ये पहली बार बता रहा हूं ऐसा क्वेश्चन, इसलिए बता देता हूं। ax मतलब द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर a अलोंग x एक्सिस, ay मतलब अलोंग y एक्सिस और az मतलब द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर a अलोंग z एक्सिस। तो ये सब हमें पता है 2 3 4। वैसे ही इसके लिए कंपोनेंट क्या है, वेक्टर b के लिए चलो लिख ही देता हूं, कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर b अलोंग x एक्सिस कितना है 3, अलोंग y एक्सिस कितना है 4 एंड अलोंग z एक्सिस कितना है 5। दैट्स इट। तो ax bx क्या होगा, ax 2 bx 3, 2 into 3 2 into 3 प्लस ये ay मतलब 3 into by कितना है 4 प्लस az कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाय bz कितना है 5। फिर कितना आ गया देखो तो 6 प्लस 12 प्लस 20 कितना आ गया 38 आ गया। मतलब ये जो हमारा वेक्टर a डॉट वेक्टर b है, इसका वैल्यू कितना आ गया, इस एक्सप्रेशन के हेल्प से 38 आ गया। ऑब्वियसली 38 इज अ प्योर नंबर, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ अब ये जो हमें फाइंड करना था, एंगल फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम, मतलब
ये जो हमारा वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, जो भी ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है ये पता करना है। अब देखो बच्चों, तुम्हें ये जो सबसे पहले पार्ट में हमने देखा था, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, कैसे डिफाइन करते थे इसे, ए बी कॉस थीटा, जहां पे ये ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ये, और ये बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और थीटा तो हमें फाइंड ही करना है। तो हम पहले ये मैग्नीट्यूड पता कर लेते हैं। ये जो हमारा वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज ए कितना होगा, स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। एक बार लिख देता हूं, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। जब दो वेक्टर्स हमारे पास मतलब x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग सिर्फ होता था कंपोनेंट्स, तब हम क्या करते थे, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर करते थे। अब ये तीनों एक्सिस में है, इसका जो कंपोनेंट है वो तीनों एक्सिस में है, तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर कर लिया, दैट्स इट। और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए वो जो cos थीटा वाला हमारा टर्म था वो 90 वहां पे रखेंगे, तो cos 90 विल बी 0। ये कितना आ गया देखो, तो ax कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ay स्क्वायर कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस az कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16। कितना हो गया देखो, तो अंडर रूट 29 हो गया क्या। वैसे ही अब ये वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड पता कर लेते हैं, कितना होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया देखो, तो अंडर रूट ये bx स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, by स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, bz स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये अब हमारे पास आ गया, ये किसका वैल्यू आ गया, इसका, इस पार्ट का कितना आ गया वैल्यू देखो, तो 25 प्लस 25 मतलब अंडर रूट 50। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 50 को 5 रूट 2 लिख सकते हैं क्या, लिख लेते हैं 5 रूट 2, दैट्स इट। तो ये अब हमें पता चल गया कि ये किसका वैल्यू है सर, ये पता कर लिया इस वेक्टर का वैल्यू, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी पता कर लिया और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड पता कर लिया हमने यहां से, इसके हेल्प से। ओके, अब क्या करेंगे, ये तुम्हें दिख रहा है एक्सप्रेशन, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया है, कितना है 38, रख लिया डायरेक्टली, ये इसके हेल्प से कर रहे हैं, ये इधर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू 38 इक्वल्स टू ए का वैल्यू क्या आया, मैग्नीट्यूड क्या है देखो, तो रूट अंडर रूट 29, और ये बी का वैल्यू क्या आया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मतलब बी का वैल्यू क्या है 5 रूट 2 cos थीटा। तो ये हमारा वैल्यू आ गया इसका। तो cos थीटा का वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं, 38 बाय 5 अंडर रूट 29 या अंडर रूट 2 पहले लिख लो, 5 रूट 2 और अंडर रूट 29। वैसे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये हमने रैंडमली ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर तुमसे जो क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें डेटा थोड़ा ऐसा दिया रहेगा कि इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू फाइंड द वैल्यू। तो cos थीटा इतना आ गया, cos थीटा इतना है, तो थीटा कितना होगा ये तुम्हें पहले भी बता चुका हूं मैं पहले के वीडियोस में। थीटा फाइंड करने के लिए cos को इधर भेजते हैं, तो ये cos इधर आएगा तो इनवर्स, cos इनवर्स कितना हो गया देखो, तो cos इनवर्स दिस वैल्यू 38 बाय 5 रूट 2 अंडर रूट 29, ये आ गया हमारा थीटा का वैल्यू। तो दोनों के बीच का एंगल हमें पता चल गया। सो इट वाज वेरी सिंपल। और ये सब कुछ हमने सीखा कैसे, सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, ये किसके हेल्प से, इस वाले एक्सप्रेशन के हेल्प से। फिर हमने क्या फाइंड किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दैट इज ए एंड बी फाइंड कर लिया, तो यहां से थीटा हमारा आ गया, दैट्स इट। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस और आसान से क्वेश्चंस आते हैं।